हेलो वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो निफ्टी इस समय फ्लैट है, एक नया उच्चतम स्तर छूने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। वहीं बैंक निफ्टी ने भी आज एक नया फिर से उच्चतम स्तर बनाया, रिकॉर्ड हाई, और उसके बाद अभी भी हरे निशान में है। और पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजारों में एक डैम्पनर तो है, यूएस और वेनेजुएला के बीच में बढ़ता हुआ तनाव, जिसके चलते यूएस ने पहले तो स्ट्राइक्स की वेनेजुएला पे, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट को डिटेन किया। और अब वो कह रहे हैं, अब मिस्टर ट्रम्प का ये मानना है कि क्यूबा भी उनके कहर उनका बरस सकता है। क्यूबा पे भी दे आर लुकिंग एट द फॉल ऑफ क्यूबा नाउ, बट these are all geopolitical tensions which are adding up. हमारे पास पहले ही बहुत सारे मिडिल ईस्ट पे टेंशन चल रहा था, यूक्रेन और रशिया की वॉर का कोई अंत नहीं दिख रहा, और अब ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसका एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकता है, लेकिन समय लगेगा। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और गोल्ड में आज एक बार फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। सिल्वर भी आज $75 के एक बार फिर स्तर को पार कर गया है। बुलियंस में तेज़ी है, करेंसी में थोड़ी वीकनेस है। आज रुपये एक बार फिर थोड़ा बहुत दबाव में देखने को मिल रहा है। वही डॉलर में थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। सो रुपी अगेन एट 90.28 के आसपास इस समय INR वर्सेस द डॉलर्स कारोबार कर रहा है। तो नेट हमारे बाजार तो रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को हमको कैसे देखना चाहिए और इनका क्या इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर पड़ सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गौरांग शाह, ही इज हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस विजय लक्ष्मी अंबाला, शी इज फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू गौरांग सर। गौरांग सर, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन US वेनेजुएला टेंशन। एक और टेंशन जो है अब हम पाल रहे हैं, पहले के टेंशन्स तो पहले ही पड़े हुए थे, उनका कुछ हुआ नहीं। सो नाउ इसको आप कैसा देखते हैं, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट यू सी ऑन क्रूड प्राइसेस एंड ऑन इंडिया? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके दर्शकों को, आपको और विजय लक्ष्मी जी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। थैंक यू सो मच। यही व्यक्ति थे जो नोबेल प्राइज मांग रहे थे पिछले साल, और वो जता रहे थे कि 7 या 8 युद्ध इन्होंने विराम करवाया है। और यही व्यक्ति है जो नए साल की शुरुआत में जाकर के एक सॉवरेन देश को जाकर के उस पर आक्रमण करता है और उसके राष्ट्रपति और उनकी शरीके हया को अगवा कर लेता है। मैं तो ये अगवा शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कैप्चर नहीं जी। और ये जो कारण बता रहे हैं गीतू के, ये ड्रग्स को लेकर के टेररिस्ट को ब्लैंकेट एग्जिट एंट्री दे रहे हैं वेनेजुएला वगैरह वगैरह वगैरह, और जो भी वो टिप्पणी कर रहे थे, मेरा मानना है, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण इन्होंने जाकर के आक्रमण किया। कच्चा तेल की सबसे बड़ी कुदरती भंडार वेनेजुएला में है गीतू। उसके साथ साथ सोने के भी कुदरती भंडार काफी है वहां पर जी। और जहां पर भी पिछले इतिहास में अमेरिका ने जाकर के आक्रमण करा है, वो सिर्फ इसी वजह से, या तो कच्चे तेल के लिए या फिर कुछ और कारण के लेकर के, कुदरती भंडार जिसे हम कहते हैं। और आपको क्या हक बनता है कि आपने इस प्रकार, यूनाइटेड नेशंस, अभी तक मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशंस ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो इस तरीके से ब्लैंकेट अगर आप एक रैंडमली एक्ट करते हैं और इस प्रकार से आक्रमण करते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धिमत्ता किस प्रकार की है। अब इसको क्या सोच करके इनको शांति दूत का पुरस्कार दे जब जाकर के आक्रमण करते, तो देखिए इसका असर हमारे शेयर बाजार में अगर वाकई में बहुत गंभीर रूप से होना था तो शायद हमें आज सुबह उसका एक परिणाम मिल जाता, उदाहरण मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम ठीक ठाक से एक दायरेबंद कारोबार कर रहे हैं और एक नया स्तर, हर बार मैंने कहा कि जब कभी भी एक नया सर्वोच्च स्तर बनता है तो बाजार दायरेबंद कारोबार करता है। जी। बहुत जल्द इस हफ्ते के पश्चात अगले हफ्ते 12 तारीख से मेरे ख्याल से पर्दा उठेगा तीसरी तिमाही नतीजों को लेकर के। वहां पर मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक रुझान आएगा। ये जो बात अभी टिप्पणी कर राष्ट्रपति ट्रम्प ने करी है कि अब वो देश को संभालेंगे और वहां पर जो कुदरती भंडार है, खास करके उन्होंने उस पर टिप्पणी करी है कुदरती भंडार कच्चे तेल के, तो वो वहां से उत्पादन करेंगे और विश्व भर में सब ऑलरेडी $60 के आसपास ब्रेंड है, $57 के आसपास नाइमेक्स है। अगर और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल बाजार में आया तो मांग कम होने के कारण कच्चे तेल के दाम कम हो सकते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है।
सर लेकिन उन फील्ड्स को डेवलप करने के लिए ही नीड्स टू इन्वेस्ट $50 बिलियन और उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा। तब तक के लिए तो सप्लाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है क्रूड की, और दाम जो है 60 के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, बट ही नीड्स लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट। वो कहाँ पैसे डालने वाला है गीतू, वो तो अमेरिकन कंपनी को बोलने वाला है। वो भी उसने बोल दिया है कि अमेरिकन कंपनीज गोइंग टू ना, ये भाई तो अपना बैंड बजाएगा बैठ करके, हाँ मैंने ये किया वो किया। और जो भी क्षमता है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी जो भी अभी है फिलहाल कुदरती भंडार की कच्चे तेल की वेनेजुएला में, वहां पर पूर्ण मात्रा से वो नहीं निकाल रहे थे क्योंकि प्रतिबंध था वेनेजुएला। अगर वो निकालते भी है कच्चा तेल तो एक्सपोर्ट किसको करेंगे, उसके कारण है। अब ये आ गए भाई साहब बुरे बाल वाले पुप्पा, तो ये करेंगे कुछ। जी विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विजयलक्ष्मी, निफ्टी ने आज और बैंक निफ्टी ने फिर से नया उच्चतम स्तर छुआ है, उसके बाद थोड़ा हल्के हुए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एंड आई रिमेंबर क्लियरली जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट्स। अब एक नए उच्चतम स्तर छूने के बाद ऊपर के स्तर तो अनचार्टर्ड टेरिटरी है, कहाँ पे जाते दिखते हैं आपको बाजार, और क्या लगता है आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और आनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इट्स एन अप ट्रेंड नाउ? It's an uptrend and it's a very clear breakout and this is the market जहां पर आपके बुलियंस एंड आपका मार्केट 2022 वाले जो कंडीशन हुई थी सिमिलर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। सो आप इक्विटी मार्केट में ETF लेवल पर भी आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं तो अपने स्टॉक्स को बड़ी सावधानी से चुनिएगा। और रही बात कि आने वाले समय में मेजर ट्रेंड को सपोर्ट कौन करने वाले हैं, सो अगेन थैंक्स टू रिलायंस विल ऑल अगला जो नया हाई है उसमें भी रिलायंस का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। रिलायंस इज नॉट वीक एट ऑल एज ऑफ नाउ। और 2-3 स्टॉक्स और हैं जो कि हमारे लिए एक, क्योंकि हम निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, सो कोटक बैंक जैसे बैंक, HDFC, रिलायंस, ये अभी परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहने वाले हैं अगले कुछ मंथ्स के लिए आप ले सकते हैं। तो जो इंडेक्स लेवल पर जो व्यू है वो अभी भी पॉजिटिव है जी। और रही बात कि कितने टारगेट्स हम लोग मैं यहाँ पर पर्सनली देख पा रही हूँ, सो आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर में हमें निफ्टी 26,750 और 800 की इस रेंज में दिख जाए नेक्स्ट 2 वीक्स में, सो वन शुडंट बी सरप्राइज, वो बहुत ही लाइकली पॉसिबिलिटीज है। एंड स्टॉप लॉस जो इस टारगेट के लिए जो हम लेकर के चलेंगे स्पॉट चार्ट पर, इट शुड बी एट 25,900। तो एक स्टॉप लॉस दिमाग में जरूर रखें एंड आराम से 26,750 से 800 की तैयारी में रहिए जी। बिजनेस अपडेट्स अगर BFSI सेगमेंट से देखें तो काफ़ी अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग Q3 बिजनेस अपडेट्स। PNB का देखिए, M&M फाइनेंस का देखिए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, CSB बैंक, सबके अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए हैं। और PSU बैंक्स पे तो वैसे ही गौरांग सर हमेशा से बुलिश ही रहे हैं। सर अब क्या करना है पोस्ट द BFSI? जितने भी अभी तक अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, और ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी गीतू आपको रुझान जो है, खास करके जो पूरा वित्तीय ब्रह्मांड है वहां पर आपको सकारात्मक नजरिया नतीजों के आधार पर केवल मात्र इस तिमाही में नहीं लेकिन आने वाले तिमाही में भी आपको आता हुआ दिखेगा। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और मजबूत NBFCs, ये तीनों जगहों पर हमारी खरीदारी की राय है। आज धनलक्ष्मी बैंक को भी देखिएगा, 8% का इजाफा रहा Q3 बिजनेस अपडेट के बाद। एडवांस डिपॉजिट्स में करीबन 24% का इजाफा देखने को मिल रहा है Q3 में। वहीं CSB बैंक के शेयर भी आज अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए स्ट्रॉन्ग नंबर्स एज फार एज द एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स आर कंसर्न। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, क्योंकि अपडेट तो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। विजयलक्ष्मी, कोई PSU बैंक जो आपको चार्ट्स पे अच्छा लग रहा हो इस समय? PSU में मैं PNB को अभी भी कंसीडर करना चाहूंगी गीतू जी। हालांकि PNB का जो टारगेट डिस्कस किया तो पिछली बार 107 पर बाइंग रेकमेंड किया था, 125 वाज द टारगेट, जो कि अभी कल और आज में मतलब ट्रेडिंग सेशंस में हिट हुआ है एंड अभी भी ये वहीं पर है। बट एक आउटलुक की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं कपल ऑफ मंथ्स का अगर व्यू शेयर करूं तो PNB अभी भी बुलिश है। अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर PNB में से किसी एक को चुनना पड़े, सो आई विल गो विद PNB। रीजन उसका ये है कि यहाँ पर जो रिस्क है वो लिमिटेड है, जो कि SBI में उतनी अपसाइड की पॉसिबिलिटीज है जितनी PNB में, बट रिस्क PNB में कंपैरेटिवली कम लग रहा है। सो PNB के साथ आई थिंक आई शुड गो। एंड यहाँ पर जो फ्रेश एंट्री का एक व्यू बनता है 124-125 के रेंज में, कल वगैरह हो सकता है कि रेंज आपको वापस मिले, तो वापस इसमें एंट्री के बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 117 एंड पॉसिबल अपसाइड जो होगी 135 से 145 की हम बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट PNB। एक और बैंक है जो कि हम लोग सेंट्रल बैंक को अगर हम देखें
तो सेंट्रल बैंक भी अभी बहुत, आपने धनलक्ष्मी बैंक का नाम लिया है, जी। विच इज ऑल्सो गुड, लेकिन अगर किसी को धनलक्ष्मी में मैं 1 by 1 स्टॉक्स पर आती हूँ। सेंट्रल बैंक अभी 38.65 के पास में, इट्स अ बाय। और यहाँ से जो टारगेट है, आराम से एक अचीवेबल जो टारगेट्स है वो 41.50 यानी ₹41.5 का, एंड क्लोज टू 44 के टारगेट्स हो विद इन 3 मंथ्स का एक व्यू लेकर के चले तो मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात हम करेंगे तो हम लोग 36.20 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये दोनों टारगेट्स, जिसमें कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल सकता है। नाउ धनलक्ष्मी का नाम आपने लिया है क्योंकि रिजल्ट इसमें अच्छे दिख रहे हैं, तो और फिलहाल के लिए जो इसकी प्राइस पोजीशनिंग है, जो सेक्टर से ये सस्ता है और कंपनी में प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं है, तो उस तर्ज पर जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, इट्स अ बाय। यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। करंटली इट इज एट 26, एंड यहाँ से जो फर्दर अपसाइड के टारगेट पहले खुलते हैं वो 28 से लेकर के 30 यानी 28 से 30 रुपए के टारगेट यहाँ पर आसानी से मुझे दिखते हैं आते हुए। रही बात स्टॉप लॉस, तो 24 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। Why I'm saying this, गौरांग सर को भी नमस्कार, एंड सर आई रियली वांट टू गिव यू अ फीडबैक। आपका जो बात करने का तरीका है, रियली लाइक इट एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आईटी सेक्टर की बात करते हैं। और आईटी सेक्टर में गौरांग सर ने कहा कि अर्निंग सीजन जो है वो किक ऑफ होने वाला है, और बड़ी अर्निंग्स जो आती हैं लार्ज कैप्स की वो आईटी सेक्टर से ही शुरुआत होती है। लेकिन आज आईटी में दबाव देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस करीबन 2.5% नीचे, HCL टेक में 2.5% की गिरावट है, विप्रो करीबन 2% नीचे, परसिस्टेंट टेक महिंद्रा, कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक आईटी इंडेक्स में से सिर्फ एक स्टॉक है जो हरे निशान में है, वो LTI माइंडट्री। अदरवाइज ऑल द other 9 stocks are in deep red। एक CLSA की रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उनके जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो सही नहीं रहेगी, रिड्यूसिंग, इट्स नोटेबली रिड्यूसिंग कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर लार्ज कैप कंपनीज। उन्होंने रिड्यूस की है CC ग्रोथ फॉर लार्ज कैप कंपनीज। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अब लार्ज कैप्स पसंद नहीं है, मिड कैप स्पेस में कुछ उनकी चॉइसेस रहेंगी। अर्निंग से पहले ऐसी रिपोर्ट आना और दबाव देखना, और साथ में ही जो टैरिफ की बात हुई है ट्रंप स्टाफ की तरफ से, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आईटी स्टॉक्स पे आज देखने को मिल रहा है। आईटी अर्निंग से आपकी क्या उम्मीद है गौरांग सर, कैसी रह सकती है? कुछ ऑप्टिमिज्म के साथ हमको जाना चाहिए या फिर CLSA की रिपोर्ट को मान लेना चाहिए? सबसे पहले तो विजय लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप यहाँ से और आगे बढ़े और यशस्वी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईटी कंपनी के लिए गीतू देखिए, माहौल थोड़ा, वो एक पिक्चर आई थी कभी हाँ कभी ना, उसी तरीके की परिस्थिति है। हाँ, टैरिफ के ट्रंप के टैरिफ को लेकर के वगैरह वगैरह अनुमान था कि बहुत बुरा परिस्थिति खड़ी होगी। दूसरी तिमाही में भी अनुमान था लोगों को कि नतीजे इतने सकारात्मक नहीं आएंगे, लेकिन विपरीत परिणाम आए, और हमें जो हमारा भरोसा था आईटी क्षेत्र के सूचकांक और कंपनियों पर, वो कायम आज के तारीख में भी है। दिक्कत यह है कि, और हाँ, ये भी मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी है, आईटी क्षेत्र के सूचकांक ने भी एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया। तो रिकवरी हो रही है। ये रिकवरी मेरे ख्याल से नतीजों पर परिवर्तन लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और उसके पश्चात शेयर के दामों में परिवर्तन आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, हम बिल्कुल आज की तारीख में भी TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजीज, KPIT टेक, सायंत लिमिटेड जैसी कंपनियों पर खरीदारी की राय आज के तारीख में भी बरकरार है। नम्र निवेदन यही होगा कि अगर आप आखिरकार सूझबूझ, समझ और अभ्यास करके निर्णय लेते हैं आईटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो समय सीमा 1.5 साल से अधिक की रखिए। जी, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक। आज हिंदुस्तान कॉपर फिर से एक अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, 3.25% का इजाफा है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर के दाम भी ऊंचाई छू रहे हैं। विजय लक्ष्मी, हिंदुस्तान कॉपर एंड हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होने का वेट करना चाहिए, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस कि गीतू जी, हम 2 बार इससे पहले जब जुड़े हैं, मतलब रीसेंट 2 सेशन जब हुए, 2 सेशंस, तो उसमें हिंदुस्तान जिंक, मेरे पास लाइन से कुछ स्टॉक्स है जिसमें कि इस हफ्ते में हमारे टारगेट्स, दिए हुए टारगेट्स अचीव हो गए हैं। बीट हिंदुस्तान जिंक हुआ, हिंदुस्तान कॉपर, PNB, मैरिको, इरकॉन, पेट्रोनेट, SJVN, देयर आर मेनी स्टॉक्स जिसमें टारगेट हिट हो चुके हैं। सो अब जो स्टॉक्स जैसे कि मेटल सेगमेंट में जो स्टॉक्स है, जैसे कि
हिंदुस्तान जिंक एंड हिंदुस्तान कॉपर। अब इन स्टॉक्स में थोड़ा पुल बैक का वेट करिए, पीएनबी में थोड़ा सा पुल बैक का वेट करिए और फ्रेश एंट्री तब बनाई जाएंगी, तब बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो लोग प्रॉफिट में है, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि आप अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पर पहले तो बुक करिए एंड वापस से इन्हीं स्टॉक्स में जब आपको एंट्री के बारे में देखना है तो कम से कम करंट प्राइस से 10 to 15% का डिप पॉसिबल है, उस डिप में आप लोग एंट्री बनाने के बारे में वापस सोच सकते हैं। मैं पीएनबी को साइड लाइन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मेटल स्टॉक्स की बात कर रही हूँ फिलहाल। तो आप थोड़ा सा एक कूल ऑफ का वेट करिए ताकि अच्छी एंट्री वापस से स्टॉक्स में बन सके। एंड टू बी स्पेसिफिक, मेटल एज एन पैक, मेटल अगले 1 से 1.5 साल का पूरा एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट का एक क्राइटेरिया है। तो आपको जो डिप मिले उन डिप को खरीदने की कोशिश करिएगा। यस, देयर वाज वन मोर स्टॉक सेल में भी एक अच्छा खासा 145 का टारगेट हिट हो चुका है। तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो स्टॉक्स को और तब एंट्री बनाइए जी। गौरांग सर, आईटीसी के शेयर में अब क्या करना है? बहुत धड़ाम से गिरा क्योंकि